हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कल हम लोगों ने सेक्शन 2 तक पढ़ लिया था क्योंकि डेफिनेशंस हमें याद करनी थी। तो जैसे कि आप ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको हमें याद करना है। तो इसका मतलब कैसे है और क्या है इसका मतलब समझाता हूँ। एक मिनट लाइन पर बने रहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आप सबसे पहले प्रारंभिक में देखेंगे सेक्शन 1 और 2 हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक बार नजर डालिए। एक्ट नंबर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्ट नंबर 9 कौन सा है, 1872 का, क्योंकि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का जो एक्ट नंबर है वो 2 है। इसमें तो चैप्टर कितने थे, 11, जिसमें से चैप्टर 7 और चैप्टर 11 दोनों क्या हो गए, रिपील्ड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेक्शन 238 टोटल इसमें, जिसमें से सेक्शन 76 से लेकर के 123 तक के ये सेक्शन सभी रिपील हो गए हैं। और दूसरे सेक्शन थे जो रिपील हो गए हैं 239 से लेकर के 266। तो रिपील का मतलब ये है यहाँ पर कि ये पहले थे अब नहीं है, लेकिन इनके बदले में जो ये 238 सेक्शन आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, इनमें से ये 76 से 123 ये रिपील होने का मतलब है कि इनकी जगह दूसरे एक्ट बना देना। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, दो को ही इनको अलग अलग किया गया, जिनकी डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए शेड्यूल इसमें एक भी नहीं है। नेक्स्ट, महाराजपाल की जो परमिशन मिली थी वो 25 अप्रैल 1872 को, और नेक्स्ट यहाँ पे ये इन्फोर्समेंट जो हुआ था 1 सितंबर 1872 को। चलिए थोड़ा सा आगे डिटेल में चलते हैं। सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है इनके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट यहाँ देखेंगे सेक्शन 2A में क्या दिया हुआ है, प्रपोजल यानी कि प्रस्तावना। और सेक्शन 2B पर एक बार नजर डालेंगे तो क्या दिया हुआ है, प्रॉमिस। सेक्शन 2B में प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस दोनों की डेफिनेशन सेक्शन 2B में। सेक्शन 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों की डेफिनेशन दी गई है। 2D में कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल की बात की गई है। और 2E में किसकी बात की गई है, एग्रीमेंट यानी कि करार की। और 2F में रेसिप्रोकल वर्ड्स यानी कि व्यतिकारी वचनों की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर नजर डालेंगे सेक्शन 2G में बात की गई है वाइड की, और सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। और सेक्शन 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य करनीय संविदा। और 2J में नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ की जो विधि द्वारा परिवर्तन नहीं रह जाता, उनकी डेफिनेशन की बात की गई। तो इन डेफिनेशन को एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। जल्दी से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। हाँ, सभी को बोलना है, मैं केवल सेक्शन बोलूंगा, आपको ये बोलना है प्रपोजल और प्रस्तावना। पहले प्रपोजल, साथ में प्रस्तावना। प्रस्तावना या प्रस्ताव दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोनों का मतलब ही एक ही है। जल्दी से बताइए सेक्शन 2A में क्या दिया हुआ है, जल्दी से बोलना। प्रपोजल, प्रस्ताव, हाँ, सभी को बोलना है। सेक्शन 2B में प्रॉमिस और प्रॉमिस, वचन, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, और 2C में प्रोमाइजर, वचनदाता और प्रॉमिसरी, वचन ग्रहीता, हाँ, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। 2C में 2D में कंसिडरेशन की बात की गई है। प्रतिफल, हाँ, और 2D में एग्रीमेंट और करार टू की बात की गई। एग्रीमेंट, करार, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट 2F में रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस, व्यतिकारी वचन, व्यतिकारी वचनों की बात की गई है। और इसके बाद में 2G में वॉइड यानी कि वॉइड, शून्य की बात शून्य, की गई है। और 2H में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। और इसके बाद में 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य करनी संविदा की बात कॉन्ट्रैक्ट, की गई। शून्य करनी संविदा, हाँ, और 2J में नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ की यहाँ पे बात की गई। ठीक है, वैल्यू विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर हम एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, तो सेक्शन 2 अपना कंप्लीट होगा। अब इन्हें याद कैसे करना है, इसके ये शॉर्ट मेथड है, इनको आप इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग इनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 2 को, और फिर इनके ये शॉर्ट फॉर्म्स को भी याद करने की कोशिश करेंगे। चलें एक बार देखें जल्दी से। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है।
ये डायरेक्ट यस सर। डायरेक्ट पर एक बार नजर डालेंगे। एक मिनट इस टाइम पे बने हुए। चलिए देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 और एक्ट नंबर 9 जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं, और ये 25 अप्रैल 1872 को महाराज्यपाल की परमिशन मिलती है। और यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। इसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें से ये लाइन रिपील हो गई। मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट संपूर्ण भारत पर लागू है। ये कल वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये 1 सितंबर 1872 के इस डेट से ये क्या हो गया, इन्फोर्स हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं सेक्शन 2 पर। कल आपने ये डेफिनेशंस पढ़े हुए थे, इन्हीं डेफिनेशन को हम दोबारा से एक बार थोड़ा थोड़ा सा बस रिवाइज करना चाहेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो एक बार जरा ध्यान दो, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे अभी, लेकिन सबसे पहले इनको देख लेते हैं। हमने सेक्शन 2A में क्या पढ़ा? 2A, या प्रपोजल। आप बोल सकते हैं दो काम। दो काम में आपने प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव को पढ़ा। वॉइस क्लियर है ना सभी को? हाँ। यस सर। अभी देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब इसकी डेफिनेशन में है क्या, कहा जा रहा है कि जब भी एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है। अब इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। देखना एक बार जरा ध्यान देना। जबकि एक व्यक्ति क्या कह रहे हैं, किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, मतलब भेजता है। तो फिर क्या है कि ऐसे कार्य प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त की जाए, तब उसे क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक बार समझेंगे इसको। कहा कि जैसे एक ए पर्सन है और वो बी से बोलता है आप मेरी घड़ी परचेस करेंगे, तो ए क्या कर रहा है, अपनी रजामंदी दूसरे को भेज रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा, या तो हाँ या तो ना। तो केवल ये यहाँ से इसको भेजना कि आप एक घड़ी खरीदोगे पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जल्दी से बोलेंगे क्या हो गया, प्रपोजल। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। हाँ। अब देखो, देखो इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें आएगा जिसको आपको लिखना होता है। अब जैसे इसको थोड़ा सा इंग्लिश में एक बार नजर डालेंगे, ध्यान दीजिए। सेक्शन 2, जो ये सीरियल नंबर है इसे आप 2 पढ़ेंगे, और ये जो लिखा हुआ है क्या है, सेक्शन 2A। 2A में क्या दिया, देखो ये प्रपोजल की बात कर पूरे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेंड, तो कुछ करने के लिए या अपने आप को एब्सटेंड करने, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the essence of that other, whose act or abstinence he is said to make a proposal। क्या कहा जा सकता है, प्रपोजल कहा जा सकता है। अब सेक्शन 2B में देखो,
जैसे ही ए ने एक प्रपोजल दिया, डू यू वांट परचेस माय वॉच, उससे बी, जैसे ही बी रिप्लाई करता है यस और नो, अगर वो यस में रिप्लाई करता है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ बिकम अ प्रॉमिस। promise कहाँ दिया ये, सेक्शन to 2B। देखिए जरा एक बार ध्यान दीजिए, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, a proposal when accepted become a promise। जैसे ही promise प्रपोजल क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ, वैसे ये किसमें चेंज हो गया, प्रॉमिस। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ था सेक्शन 2B में दो डेफिनेशन दी गई, फर्स्ट प्रॉमिस और सेकंड एक्सेप्टेंस। तो एक एक्सेप्टेंस और दूसरा प्रॉमिस के लिए। अब आ जाइए सेक्शन 2C में, 2C पर एक बार जरा ध्यान दें, 2C में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जरा ध्यान दें, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिस। क्या बोल रहे हैं, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिस। जो व्यक्ति प्रपोजल कर रहा है उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से, promise प्रॉमिसर। ठीक है, और द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 2D में। हाँ चलो देखो हिंदी में भी है, वो भी एक बार ध्यान देना। देखो 2C में यहाँ पर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दो लोगों की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि जो प्रस्तावना करने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है, वचनदाता कहलाता है, और जो प्रस्तावना प्रतिगृहित करने वाला व्यक्ति उसे क्या कहा जाता है, वो वचन ग्रहीता कहलाता है। अब सेक्शन 2D पर अगर हम बात करें, दो घा या सेक्शन 2D में क्या कह रहे हैं, जबकि वचनदाता की वांछा पर, क्योंकि जो वचनदाता है उसकी, जो वचनदाता आपने कहाँ पढ़ा, यहाँ पे सेक्शन 2C में। अब वो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि वचनदाता की वांछा इनकी इच्छा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, ये तो वचन ग्रहीता जो एक्सेप्ट करने वाला है वो, या अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। प्रतिफल। हाँ, अब इसे थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। देखो सेक्शन 2D में एक बार ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं ये, when at the desires of the promiser, जो promiser है उसकी डिजायर पर, the promisee और any other person, या तो promisee की बात कर रहे हैं या किसी अदर पर्सन की बात कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, has done और abstain from doing, या तो वो कुछ काम कर चुके हैं या फिर करने के लिए अपने आप को abstain कर लेते हैं, और does और abstains from doing, या कुछ कर रहे हैं, और promises to do और to abstain from doing, या कोई प्रॉमिस कर लेते हैं कि मैं ये काम इन फ्यूचर में करूंगा। तो समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, वचन और वचनों का कई ग्रुप भी हो सकते हैं, उनको यहाँ पे क्या कह सकता है, देखो रहने का कोई वचन देता है तो वचन ही शासन है, ना कर ले। तो अब केवल वचन देने से ही क्या वचन भी प्रतिफल हो सकता है, हाँ हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा पीएम सीएम और वचन मैं ऐसा करूंगा, तो ऐसा करना मतलब वचन देना उनका क्या हो जाता है, कंसिडरेशन के रूप में काम करना शुरू कर देता है। अब जैसे इसके लिए सिंपल भाषा में अगर हम प्रतिफल को देखें तो प्रतिफल एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। आपने या आपको किसी ने कहा कि डू यू वांट माय परचेस माय वॉच, डू यू वांट परचेस माय होम, इस टाइप की अगर जैसे कोई भी, जैसे ए ने बी को प्रपोजल दिया, ध्यान दीजिए ए ने बी को प्रपोजल दिया, डू यू वांट परचेस माय वॉच। अब अगर वो आंसर देता है यस, देखो ये जो फर्स्ट स्टेप था, डू यू वांट परचेस माय वॉच, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब वो उसे क्या दे रहा है, प्रपोजल। क्या हो गया, प्रपोजल। अब जैसे ही उसने आंसर दिया यस, तो ये क्या हो गया, सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस।
प्रॉमिस आप कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बोलता है हाउ मच, कितने पैसे में, कितने रुपए में, उसके लिए कंसिडरेशन हाउ मच, तो उसने कहा ओनली 100 रुपीज। तो 100 रुपीज जो है वो क्या हो गया यहाँ पर वॉच के लिए कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन। हाँ, या तो देखिए ये हो सकता है कि आप वॉच दे दें, या फिर वॉच के बदले आप बोलते हैं मैं आपको एक बुक प्रोवाइड कर देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, आप बुक ले लीजिए या कॉन्ट्रैक्ट की बुक ले लीजिए और बदले में आप मुझे वॉच दे दीजिए। तो जो बुक है, बुक यहाँ पर वॉच के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब 1 तारीख को सैलरी मिलेगी तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, जब तक के लिए आप मुझे ये सामान दे दीजिए। अगर आप पैसा भी बोलते हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो एज ए कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है इतना, हाँ ना? यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट लाइन पे बने रहिए प्लीज, ध्यान दीजिए। सेक्शन 2E। अब 2E में किसकी डेफिनेशन दी गई है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। 2E का मतलब है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग। देखो, हर एक वचन और वचनों का संवर्ग, संवर्ग मतलब ग्रुप में वचन दिए जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो, करार है। उनको हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कहेंगे। करार। जैसे कि देखो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, जैसे ये हिंदी इंग्लिश दोनों में याद कर लेना, कई बार वो इस टाइप के वर्ड्स भी वैसे पूछ लेता है। तो ई में यहाँ पे बात की गई एग्रीमेंट की। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, दो वर्ड यूज किए गए, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग। एग्रीमेंट। अब 2F में थोड़ा सा एक बार देखें, प्रॉमिस विच form the consideration or part of the consideration for each other or called the reciprocal promise। देखो क्या कह रहे हैं, promise which form the consideration और part of the consideration, या तो full consideration हो जाए या part of consideration हो जाए, तो each other ये किसके लिए हो जाएंगे, क्या कहा जाएगा इनको, reciprocal promise। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हाँ, देखो अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट 2F में, या दो चार भी आप कह सकते हैं, ये जो चार देख रहे हैं, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है या प्रतिफल का भाग हो, उनको क्या कहा जाएगा, देखो जल्दी से। प्रतिकारी वचन कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, 2G और या 2 वह करार जो विदिता परिवर्तनीय ना हो, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग उसे इन्फोर्स ना किया जा सकता, तो कैसे हो जाएंगे वो, सुन Void। वॉइड। मतलब लॉ के अकॉर्डिंग दिया जो भी यहाँ पर विधि लागू है उसके अनुसार उसे लागू नहीं कराया जा सकता, तो यहाँ पर ऐसे जितने भी करार होंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 2H या फिर 2जा। 2जा का मतलब वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, संविदा, मतलब उन्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वह करार जो विदिता परिवर्तनीय हो उन्हें संविदा या फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, मतलब जिसे लॉ के थ्रू, विधि के थ्रू लागू करवाया जा सकता हो, वो क्या हो जाएंगे, संविदा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो वो कैसे हो जाएंगे, पूर्ण करनी संविदा। अब जरा ध्यान देंगे एक बार, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वह करार जो उसके पक्षकारों में से, पक्षकार एक पक्षकार है और किसी कॉन्ट्रैक्ट का, और दूसरा बी है, तो ये पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाना है या नहीं करवाना। कई बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों, जैसे यहाँ पर ए पिता हो और बी पुत्र हो, अब इसने जबरदस्ती बी से कोई सिग्नेचर करवा लिए, तो बेटा ने कहा भाई कोई बात नहीं, पापा करवा लिए, कोई बात नहीं है, आप इसे लागू कर दीजिए।
उन्हें लागू कर दिया। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल हो गया। ठीक, चाहता तो क्या करवा सकते थे, शून्य करने संविदा, तो बचपन में साइन करवाए थे वो अब वैलिड नहीं है और इसे शून्य करने किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जरा ध्यान देंगे, जो संविदा विधिता परिवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह क्या हो जाती है, शून्य। शून्य हो और जब जाती वह है। परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तो वह कैसे परिवर्तनीय नहीं रह जाती है, जैसे आपने एक घर खरीदा और जिस दिन आपको पोजीशन मिलना था, उसको पेमेंट करना था, उसी दिन वो क्या हो गया, नदी की बाढ़ आई और पानी में बह गया। तो क्या अभी इस घर में ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वैलिड होगा? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन कैसा हो गया, वो शून्य हो गया, शून्य हो क्योंकि जो गया। विषय वस्तु थी वो ही नहीं बची, तो आगे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो कौन सा हो गया ये लास्ट में? अच्छा, अब ये किस किस में कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई है, आप इसे यहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था, वैसे ही यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। देखें एक बार जरा ध्यान दीजिए, ये सभी डेफिनेशन के लिए एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 2A में देखिए सभी को बोलना क्या दिया हुआ है, एक बार रिवाइज करेंगे, प्रपोजल, प्रपोजल। और प्रस्ताव या सेक्शन 2B में क्या प्रस्तावना, दिया है, प्रॉमिस और प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, और स्वीकृति, 2C में क्या दिया है, प्रॉमिसर और प्रोमिसर वचनदाता प्रॉमिस की और बचत प्रोमिसी रहता, वचन और 2D ग्रहीता, में क्या दिया है, कंसिडरेशन प्रतिफल, और 2E में क्या दिया है, एग्रीमेंट एग्रीमेंट करार, करार, और 2F में क्या दिया है, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस, प्रतिकारी प्रतिकारी वचन, वचन, और 2G में क्या दिया है, वॉइड वॉइड शून्य, 2H में क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट संविदा, संविदा, 2I में, वॉइडेबल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट शून्य शून्य करने करणीय 2D में, संविदा, संविदा, नॉट नॉट इन्फोर्सेबल इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बाय विधि लॉ, विधि द्वारा द्वारा प्रवर्तन नहीं परिवर्तनीय नहीं रह होती। जाती। अब ये अगर याद ना हो तो इनको लॉन्ग टाइम तक याद करने के लिए मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे कैसे लिखना है, देखने जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, PPP स्पेस CAR स्पेस VCV और E, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए, देखो PPP CAR VCVE। अब इनका मतलब क्या है, तो इनको जो P है, P का मतलब यहाँ इसी के ऊपर हम ABCD लिख लेंगे, ABC और DEFGHI और J। अब जरा ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो फर्स्ट A है, इसका मतलब यहाँ पर ये P4 का मतलब हो गया प्रपोजल, जैसे कि ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। दूसरा जो P है, इसका मतलब हो गया प्रॉमिस, और तीसरा जो सी है इसका मतलब हो गया प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ये जो तीसरा पी है इसका मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। अब यहाँ पे जो सी, यहाँ डी जो दिख रहा है आपको, ये सी वाला, C4 कंसिडरेशन, और A4 एग्रीमेंट, और ये R4 रेसिप्रोकल वर्ड्स, जो जस्ट अभी आपने पढ़ा था आपने। अब यहाँ पे देखो, B4 वाइड और C4 कॉन्ट्रैक्ट और V4 वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और E4 नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ये हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो। ये जो A B C D E F G H I J तक हम पूरी ABCD लिख लेंगे, और जैसा ये लिखा हुआ है इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब इसको देखें जरा ध्यान से एक बार। अब हमें जैसे यहाँ पे याद करने के लिए पॉइंट करना है, तो सेक्शन 2A में जो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब A, तो ये हो गया सेक्शन 2A। पी पहले फर्स्ट पी का मतलब है प्रपोजल, केवल आपको ये 3 प्रपोजल, 3 6 और 4 केवल 10 वर्ड आपको ऐसे लिख लेने हैं, जिन्हें आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। इससे आप सेक्शन 2 की सभी डेफिनेशन याद कर पाएंगे कि लॉन्ग टाइम तक भी आपको याद बनी रहे। जब आप कहीं कंपटीशन में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीमेंट कौन सी डेफिनेशन में दिया गया है,
तो आप इजिली यहाँ पे बता पाएंगे। चलो कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। सेक्शन 2A में प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव की बात की गई, तो हमने देखो P4 प्रपोजल लिखा, ए का मतलब हो गया 2A, ABCD बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे P का मतलब प्रॉमिस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा सेक्शन 2B में प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई, और आप चाहो तो इसी के नीचे यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी लिख सकते हैं, यानी कि स्वीकृति भी। तो यहाँ पर एक बार नजर डालेंगे, सेक्शन 2B में यहाँ प्रॉमिस की बात की गई, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के साथ आप चाहो तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट देखें 2C में, 2C का मतलब तीसरा पी का मतलब क्या था, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। अगर आपने ये पूरा ऐसे बना लिया एक बार, तो ये आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। 2C का मतलब हो गया प्रॉमिसर, और यहाँ पर जब हम प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों, और 2D का मतलब क्या हो गया, देखो 2D कहाँ है, डी ये रहा, और C4 क्या है, कंसिडरेशन। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या हो कंसिडरेशन गई, 2D में 2D कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। अब A4 का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट एग्रीमेंट में देखो कौन सी डेफिनेशन में लिखा है, ऊपर ई लिखा है, देखो सेक्शन 2E 2E में यहाँ पर इसके एग्रीमेंट की बात की गई, ठीक है। तो ए का मतलब एग्रीमेंट, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। R4 रेसिप्रोकल, बट 2F में दिया गया है, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसको रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी कि 2R। अब यहाँ पे देखें एक बार, 2F का मतलब यहाँ पे देखेंगे एक बार, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, यानी कि व्यतिकारी वचन। नेक्स्ट देखो 2G में क्या दिया हुआ है, वॉइड यानी कि शून्य। अब देखो जरा ध्यान दीजिए, जी 2G, B4 वॉइड, और void इसको आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सी को देखिए, सी का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट से है। कौन सा डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 2H में। 2H अब जब 2H में दिया गया, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन 2H में डायरेक्ट में भी इसकी डेफिनेशन संबंधा दी गई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दी गई सेक्शन 2H में। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, और इसका मैं फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ कैसे आपको याद करना है। और तीसरा जो भी है, इसका मतलब है वॉइडेबल, और वॉइडेबल का मतलब इसमें 2I में, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एक बार, 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शून्य करने संविदा की बात की गई थी, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2I। अब 2J में यहाँ पे देखें, 2J का मतलब ई मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि ऐसा जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ की बात कर रहा है, मतलब विधि द्वारा जो परिवर्तनीय नहीं रह जाता, उसको यहाँ पर कहते हैं। तो ये आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं। दूसरा आपको एक काम क्या करना है, सभी के केस लॉ बुक से निकालने हैं। प्रपोजल में कितने दिए हैं, प्रॉमिस में और एक्सेप्टेंस कितने दिए हैं, प्रॉमिसर में कितने दिए, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में और दूसरे सब्जेक्ट में लिस्ट बनाई है, वैसे ही आप लिस्ट बना करके कल मुझे सबमिट करेंगे, उनको हम क्लास में फिर शामिल करेंगे। तो चलो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। इस उम्मीद के साथ कि हम फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, प्लीज बताइए जल्दी से, कुछ पूछना है आप लोगों को, नो सर। ठीक है।